हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर। सो ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप क्या है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। देखो इस बार ना पेपर हमारे बहुत लेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पे हमने पेपर टाइम से डिस्कस किया था, राइट। इस बार क्या हुआ है कि हमने ऑफलाइन पे, ठीक है, वैसे तो ये बेसिकली ऑफलाइन का ही टेस्ट है हमारा, बट सोचा कि इस बार हम इसको और ऑनलाइन पे डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और दोनों के दोनों आपके पेपर कैसे रहेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि अब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं। तो जितने भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़े हैं, जितनी भी प्रैक्टिस अभी तक हमने की है, ठीक है, वो सारे के सारे प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे लगनी चाहिए। एंड इस पेपर में आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। एंड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 20। चलो अब यहाँ पे देखो भाई, आप क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे ही देख रहे हो, ठीक है, तो इसको स्कैन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन आप इसको स्कैन करके गूगल रिव्यू भी दे सकते हैं। एंड अगर जो अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप इसको स्कैन करके देखो, क्लास 6 का ये YT ग्रुप है, ठीक है, वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप है, बट ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है, इसलिए यूट्यूब ग्रुप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसी वीडियो की लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर टैप करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर इससे रिलेटेड आपको और भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप ग्रुप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड फॉर्मेट क्या रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। एंड अगर आपके इस पेपर में 20 आउट ऑफ 20 आते हैं, दैट मीन्स यू आर जीनियस, ठीक है। एंड अगर जो 18 या फिर 18 अबव आता है तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएंगे, 15 या फिर 15 अबव है तो परफेक्ट, 12 है तो एवरेज, एंड बिलो 12 पे हम रीटेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस रहेगी आप हमें कमेंट करके बता देंगे। ओके करते हैं शुरुआत हम। टोटल 20 क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप 2.0 है। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारा क्या है भाई, यस, क्वेश्चन 1 क्या है बेटा, आपको अगर आंसर आता है तो आप ऑन द स्पॉट इसका आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स जनरली हैव, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनका पैरेलल वेनेशन होता है, हमने पढ़ा ना रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, राइट। So plants with parallel venation in their leaves generally have taproot, fibrous root, both taproot and fibrous root, या फिर कोई रूट नहीं होता है। Yes, parallel venation के पास कैसे रूट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, हाँ, पैरेलल वेनेशन के पास कैसे रूट प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल वेनेशन जैसे कि मेज हो गया, ग्रास हो गया, तो इनमें हमको पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलता है। एंड पैरेलल वेनेशन ऑलवेज हैव, कौन सा हो जाएगा बता दो, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, क्या बोलते हो, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट है बेटा, फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज Which of the following is a body building nutrients? Yes, कौन सा इसमें से बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे मसल्स को, जो हमारी बॉडी बनाने में काम आता है, बता दो जल्दी। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या फिर विटामिन्स है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स आर, हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स आर, किसको खाने से हमारी ऐसी अच्छी सी बॉडी बन जाती है, किसको खाने से, जल्दी बोलो, किसको खाने से, प्रोटीन को खाने से, ऐसे फूड को खाने से जो कि प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, उससे हमारे मसल्स बनती है, उससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये यहीं पे है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज, the part of magnet where most of the iron filling stick is, चलिए तो हम सबसे पहले एक मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है।
हम सबसे पहले एक मैग्नेट बना देते हैं। तो ये है हमारा एक मैग्नेट, ठीक है। आपको भी पता है बेटा मैग्नेट में दो पोल होते हैं। कौन कौन से दो पोल होते हैं? एक हमारा होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। यही होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं इस मैग्नेट को, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट, अगर मैं इस मैग्नेट को ले जाके ऐसी जगह पे रख दूं जहां पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स है, आयरन के ऐसे चूरे चूरे से छोटे छोटे से पार्टिकल्स है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग कहां पे जाके अटैच हो जाएगा? यहां पे, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे नहीं होंगे, होंगे, बट यहां की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ की जो क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शंस है मिडिल पार्ट, पोल्स, एंटायर सरफेस इक्वली, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो एंटायर सरफेस पे तो नहीं है। एक मैग्नेट की सबसे ज्यादा पावर उसके पोल्स में होती है। किस में होती है? पोल्स में होती है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 क्या आंसर बोलते हो? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज poles, that is poles, yes, ठीक है। now next question है question number 4th। so question 4th is which of the following is used to measure the length of the curved line। ठीक है, हमें curved line को measure करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो ये माउस है ना, अब मुझे इसका ये ऐसे इस तरीके से मुझे इसकी कर्व्ड लाइन को मेजर करना है। क्या आप स्केल की हेल्प से मेजर कर पाओगे क्या? नहीं। मान लो ऐसे कुछ स्केल है, इससे तो मेजर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। मीटर स्केल है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप है, प्रोटेक्टर है एंड डिवाइडर है। तो प्रोटेक्टर एंड डिवाइडर से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। मीटर स्केल से देखो मेजर होता है, बट सर्कुलर वाला पार्ट मीटर स्केल से मेजर नहीं हो सकता। अगर हमको कर्व्ड मेजरमेंट करना है, कर्व्ड सरफेस का मेजरमेंट करना है, सो हमें फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं अब हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, What is the source of आयोडीन? अच्छा, आयोडीन का सोर्स क्या बेटा? आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आयोडीन एक मिनरल होता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ऐसे हमारा गला जो यहाँ पे वो स्वेल हो जाता है, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड गोइटर, ठीक है। गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन? आयोडीन हम कंज्यूम कहाँ से करें भाई? आयोडीन का सोर्स क्या है ये हमको बताना है। सो मीट, मिल्क, हनी एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्या बोलते हो? मीट, मिल्क, हनी एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडीन हमको मिलेगा यहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट से, ठीक है। कहाँ से मिलेगा हमको आयोडीन? आयोडाइज्ड सॉल्ट से। होता है ना, हमारे घरों में कौन सा नमक यूज करते हैं? यस, कौन सा नमक यूज करते हैं बेटा? टाटा नमक हम यूज करते हैं, है ना। और टाटा नमक में क्या प्रेजेंट होता है? ऐड देखा है ना, टाटा नमक में प्रेजेंट होता है आयोडीन, जो हमें गोइटर से बचाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारा, ओके, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज। आपका नॉर्मल, अभी आप बीमार नहीं हो, आपको बुखार नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताओ कितना होना चाहिए? हाँ, कितना होना चाहिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर? यस, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो यहाँ पे ना अलग अलग यूनिट होती है टू मेजर, ठीक है। केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट है हमारे पास, एंड सेल्सियस है। केल्विन है, फ़ारेनहाइट है एंड सेल्सियस हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। हम जनरली जो अपना बुखार चेक करते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई 101 बुखार है मुझे, 103 बुखार हो गया मुझे, तो वो 101 103 क्या होता है? यस, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे 101 मेरी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, नहीं नहीं मेरी बॉडी का टेम्परेचर 103 हो गया, तो ये क्या है 101 103? जब भी हम
अपना फीवर चेक करते हैं, जो हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर प्रेजेंट होता है वो हमको फ़ारेनहाइट में आंसर बताता है, फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है, ठीक है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको फ़ारेनहाइट में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमसे सेल्सियस में पूछ रहे हैं भाई, यहाँ पे हमसे सेल्सियस में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सेल्सियस का कैसे बताएंगे, सोचना जरा, कैसे बताएंगे सेल्सियस का? फॉर्मूला होता है एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, वैसे कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज जैसे आपको पता है कि हाँ अगर मेरा बुखार 98 है तो मतलब मेरे बॉडी का टेम्परेचर अगर 98 है दैट मीन्स मुझे फीवर नहीं है ना। तो ऐसे ही आप समझो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में वो होता है 37। कितना होता है बेटा? 37 होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 37 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, Which of the following is not a member of our solar system? ठीक है, कौन सा इसमें से हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा क्या है हमारे पास, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? दैट इज सीरीज, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स एंड प्लूटो। सी प्लूटो है हमारे सोलर सिस्टम का ही मेंबर है ना, कहीं भाग के बाहर नहीं चला गया, सोलर सिस्टम से बाहर नहीं चला गया, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का ही मेंबर है। एस्ट्रॉइड की बात करें तो एस्ट्रॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है। कॉमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का ही मेंबर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, सोलर सिस्टम के बाहर का मेंबर है। क्या कहा? सोलर सिस्टम के बाहर का ये मेंबर है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है, दैट इज सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। Question number 8 is an example of a renewable sources is, okay, इसमें से renewable sources का एग्जाम्पल बताना है। renewable मतलब वापस से उसको रिन्यू करा सकते हैं ना, renewable का मतलब क्या बेटा? जिसको वापस से हम रिन्यू करा सकते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? कोल, वाटर, नेचुरल गैस एंड क्या हो जाएगा? कोल, वाटर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोल को हम रिन्यू करा सकते हैं क्या? नहीं, 1000 साल लग जाएंगे कोल को, नेचुरल गैस को, पेट्रोल को रिन्यू कराने में, लेकिन वाटर जो है थ्रू वाटर साइकिल वो बार बार क्या हो सकता है? रिन्यू हो सकता है। एक बार पानी यहाँ से वेपर बन के चला गया, वापस से क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इस फॉर्म से यानी कि वाटर साइकिल की फॉर्म से वापस से पानी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वापस से पानी क्या हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर बोलते हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीन्यूएबल सोर्सेस इज वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 9? चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? A fuel that is commonly used in two-wheeler like scooter and bike. Yes, scooter and bike. स्कूटी तो दौड़ाते होंगे ना, हाँ, तो स्कूटी में आपकी क्या चीज, इसमें से कौन सा ऑयल डलता है? कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है या फिर एलपीजी है? यस, कौन सा फ्यूल आप अपने बाइक या फिर स्कूटी में डालते हैं? देखो, कैरोसिन नहीं डालेंगे, ऑफ कोर्स डीजल जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए होता है, ठीक है, एलपीजी वगैरह तो आप नहीं यूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक होगी, है ना, या तो पेट्रोल पे चलने वाली होगी। तो जितने भी ऐसे छोटे व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। क्या डलता है बेटा? पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन 10th है, What purpose does hand picking serve in the process of separation? ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दे रखा है, दैट इज हैंड पिकिंग. ठीक है, तो हैंड पिकिंग का पर्पस क्या है ये हमसे पूछ रहे हैं. हैंड पिकिंग का पर्पस क्या है? फिल्टरेशन, सॉर्टिंग, इवापोरेशन या फिर डिकेंटेशन. तो देखो, मान लो मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं. ठीक है, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ठीक है, पाइनएप्पल है, इतने सारे फ्रूट्स हैं. अब मैं बोलूँ कि भाई एक काम करो कि एप्पल को ना अलग कर दो, पाइनएप्पल को अलग कर दो, ग्रेप्स को अलग कर दो. ठीक है, ये सारे फ्रूट्स को ना कैटेगराइज कर दो. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उनको सिंप्लीफाई कर दिया, उनको सॉर्ट कर दिया, राइट. और किसकी हेल्प से? अपने हाथ, सुंदर सुंदर हाथों की मदद से, यानी कि हैंड पिकिंग की हेल्प से. तो हमने चीज़ों को क्या कर दिया बेटा, सॉर्टिंग कर दिया, सॉर्ट कर दिया, है ना. ठीक है, सो हैंड पिकिंग का ये हम ऐसा बोल सकते हैं, ये प्रोसेस है. ठीक है, ये पर्पस है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. सो क्वेश्चन 11th इज, which of the following substance are commonly separated using the churning method? ठीक है, churning method का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है. चलो, चर्निंग मेथड का इस्तेमाल बेटा यहाँ पे किस लिए किया जाता है? हाँ, ऑयल को सेपरेट करना फ्रॉम वाटर, सैंड को सेपरेट करना फ्रॉम वाटर, क्रीम को सेपरेट करना. ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर देखो पहले लिख दिया. ये तो चीटिंग हो गई है ना, ये तो चीटिंग हो गई. यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले लिख गया. क्वेश्चन नंबर 11th का तो देखो थर्ड आंसर ही करेक्ट होगा, है ना. इसको ठीक कराना पड़ेगा, कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 12th. Question number 12th. So this is question 12th and एक ऑप्शन इसका रह गया है. ठीक है, एंड ये एक हमारा ऑप्शन 4th है. चलो फटाफट से रीड करना जरा, क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है. सो इन क्वेश्चन नंबर 12th इज, Which of the following best describe condensation? यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से कंडेंसेशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है बेटा? The conversion of water into its vapor state, the process of water changing from a liquid into the gaseous state, the formation of cloud from tiny water droplets, the conversion